आपका क्या इंस्पिरेशन था, जो आपने कलयुग के पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन रहा है? तो एक जेनेरिक मैं आंसर दे सकता हूँ कि वही कि अमीश सर की बुक्स मैंने पढ़ी हैं बचपन में, मैंने केविन मिसल की बुक्स पढ़ी हुई हैं, सिमिलर जॉनर में बचपन से इंटरेस्ट था एंड सिमिलर स्टोरीज में बहुत टाइम से इंटरेस्ट था, तो वो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा थी। और मार्वल एंड डीसी यूनिवर्सेस जो था वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि सॉर्ट ऑफ एक सुपर हीरो एंगल इसको देना, क्योंकि हम वैसे तो मार्वल डीसी इस सब में बहुत ज़्यादा पैशनेट है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ही स्टोरीज में, अब चाहे वो स्टोरी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे मिथोलॉजी, जो भी है वो स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि हनुमान जी हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, एंटमैन की पावर है, सुपर स्ट्रेंथ है, उड़ सकते हैं, सुपरमैन की पावर है, इमॉर्टल है, वैंडल सैवेज की पावर है, तो ये ऐसे सब मिल के ऐसे अलग अलग पावर्स हैं। तो वैसा मैं एक ट्विस्ट देना चाहता था अपनी स्टोरी के अंदर एंड मॉडर्न डे में इसको बेस करना चाहता था। ये बेसिक जेनेरिक आंसर है। जो दूसरा आंसर है वो ये है, जो असली आंसर है कि जब मैं 10 साल का था, दिसंबर 20th 2011, तब एक सपना आया था मुझे। वाओ, व्हाट? और वो मैं बता नहीं सकता क्या सपना था, क्योंकि वो बुक में ही किसी ईस्टर एग के थ्रू मैंने लिखा हुआ है उसको, एंड मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे कि इसके बारे में बात नहीं करना। तो मी बीइंग मी, आई वेंट अहेड एंड रोट अ बुक अबाउट इट। तो दैट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड द इंस्पिरेशन एंड द आइडिया। एंड फिर एक्शन फिगर से खेलता था, ये स्टोरी बनाई। 17 की एज पे थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट किया, 21 की एज पे फाइनली एज अ बुक के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा, एंड 5 months में आई वाज डन विद इट। तो इस स्टोरी में टाइम ट्रैवलर स्टोरी भी एक इंक्लूडेड हो गई आपकी? तो डेफिनेटली टाइम ट्रैवल तो एक बहुत इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है। आपको एज अ राइटर, जो आपने रिसर्च करी अपनी बुक के लिए, तो किस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी? आपने जो भी पढ़ा उसमें, या फिर जैसे भी आपकी रिसर्च रही, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है आज? महाभारत के टीवी शोज दोनों, जो पहले वाला है, जो अभी स्टार प्लस वाला भी आया था, दोनों में बहुत ज़्यादा इंटीग्रल कॉन्सेप्ट्स मैंने उससे इंस्पिरेशन लिया। फिर कल के पुराण, क्योंकि वो कल के अवतार पे आधारित है, तो उसको पढ़ा मैंने, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन ली। और उसके बाद भगवद गीता, बट एक स्पेसिफिक भगवद गीता, तो श्री गुरु परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, तो उसकी कमेंट्री जो है वो ऐसी कमेंट्री मैंने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि उसमें उन्होंने क्वांटम फिजिक्स, हिंदुइज्म, साइकोलॉजी सबको मिक्स करके एक उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, और उन्होंने बहुत मॉडर्न पर्सपेक्टिव दिया है। तो जैसे मैं अभी एक यंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंस्टेंटली बहुत इंट्रीग हो गया, मैं जानना चाहता था कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या हो सकते हैं इनके बारे में। फिजिक्स भी है, साइंस भी है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी भी है, तो ये सब मिक्स करके जो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, वो भी 1900s में, और वो अब जाके मुझे लग रहा है कि अब उसको और भी मॉडर्नाइज वे में अगर बताया जाए तो और लोग इंट्रीग हो सकते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, एंड उसके और थीम्स को मैं सीक्वल्स में भी होपफुली यूज करूँगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कौन सी एक चीज़ उस बुक में से जो बहुत ही ज़्यादा हिट कर गई हो कि वाओ? तो एक कॉन्सेप्ट है जो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ऑल मेजर रिलीजन एंड फिलोसफीज में वो बहुत इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इज मेंट टू हैपन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब उस फिलोसफी को चैलेंज किया बुक के अंदर कि ये सही है या गलत है, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है और जो एंटैगनिस्ट है वो दोनों इस फिलोसफी के अगेंस्ट मतलब आर्ग्यू करते हैं। एक बोलता है कि ये सही है, एक बोलता है कि ये गलत है। तो ये सही है या गलत है, वो एक मेन फिलोसफी को आर्ग्यू किया गया है। और फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट उसमें लिया है वो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रेजेंट करी थी, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ऑलरेडी रिटन, देयर एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। हम थर्ड डायमेंशनल बीइंग्स हैं, स्पेस टाइम फोर्थ डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उसको एट द सेम टाइम कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे श्री कृष्ण जी, वो कर सकते थे। उनकी कॉन्शियसनेस ऑमनी प्रेजेंट थी, हर जगह एट द सेम टाइम हर चीज को परसीव कर सकते थे। बट एज थर्ड डायमेंशनल बीइंग्स हम नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, फ्यूचर इज ऑलरेडी रिटन। और हमारे भगवद गीता में भी अब लिखा है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इज मेंट टू हैपन, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो इज एवरीथिंग दैट इज मेंट टू हैपन रियली मेंट टू हैपन? क्या इसका मतलब ये है कि जो भी गलत होता है वो भी होना ही है?
क्या कलयुग को टाला ही नहीं जा सकता? तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है मैंने और वहीं उसी बुक से और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, उन दोनों से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। जैसे कि आपने बोला था ना कि टाला नहीं जा सकता, अगर एक यूनिवर्स में वो चीज़ टाल दी गई तो दूसरे यूनिवर्स में वो चीज़ हो सकती है, यहाँ पे टल गई बट वहाँ पे हो रही है, मतलब मे बी इस तरीके से टाला जा सकता है, क्योंकि एक सिचुएशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है हर यूनिवर्स में, राइट? मैंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो मैं स्पॉइलर है बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं होपफुली बुक 6 के बाद अभी तक उतनी प्लानिंग कर ली है मैंने, मल्टीवर्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। अभी के लिए हमारी ही रियलिटी में ये सीमित है बात, बट जहाँ तक मल्टीवर्स की बात है, मैं इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से मानता हूँ कि अभी आजकल वायरल हो रखा है कि कृष्ण जी ने ब्रह्मा को पूरा मल्टीवर्स दिखाया था कि तुम यहाँ एक ब्रह्मा हो, काफी सारे ब्रह्मांड हैं और वहाँ पे काफी सारे ब्रह्मा हैं, कृष्ण सिर्फ मैं एक हूँ। और अब हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर मार्वल में वो मल्टीवर्स दिखा रहा है, जबकि हमारे स्टोरीज में कब से कितने सालों पहले से मल्टीवर्स का जिक्र हो रखा है, बातें हो रखी हैं, और ये कॉन्सेप्ट गीता में भी और हर जगह आपको कुरान में भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। सो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड क्या है आपके लिए पर्सनली? मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड ये है कि थोड़ा डिफरेंट है दूसरे लोगों से, और मैंने ये थ्योरी भी प्रेजेंट करी है बुक के अंदर कि जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये GOD, ये 3 वर्ड्स बनाते हैं गॉड को। तो ये बहुत डम्प्ड डाउन वर्जन है बिग बैंग थ्योरी का, ये मैं भी पूरी तरीके से समझता नहीं, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक बहुत छोटा पार्टिकल था, वो एक्सप्लोड हुआ था, किसी को ये नहीं पता क्या एनर्जी थी, किस एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड हुआ, बट जो भी वो एनर्जी थी, अकॉर्डिंग टू मी आई फील लाइक वो एनर्जी थी द एनर्जी ऑफ जनरेशन, द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, एंड द गॉड ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा, दैट वाज द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा। फिर अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी ये था कि there was 1 in a billionth chance कि the universe would remain the way that it would, कि बहुत 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 छोटा चांस था कि यूनिवर्स जिंदा रहेगी जनरेशन के बाद, तो प्रिजर्व्ड रहेगी। दैट्स द एनर्जी ऑफ प्रिजर्वेशन और एनर्जी ऑफ ऑपरेशन, एंड दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो वो विष्णु भगवान की वजह से, एंड एवरीथिंग दैट्स क्रिएटेड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, एंड दैट्स द एनर्जी ऑफ शिवा। सो जनरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन विष्णु, and destruction Shiva, and that's God. So that's my understanding of God, and इसको मैं एक step further ले जाके ये बोलना चाहता हूँ कि हम सबका सोर्स एक ही है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव, और स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हमारे ग्रंथों के हिसाब से, कोई भी आप रिलीजन ले लीजिए, हम सबका सोर्स एक है, हम सबके अंदर अहम ब्रह्मास्मि, वी आर ऑल अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन, कि हम सब इंटरकनेक्टेड है, वी आर ऑल लिटरली वन, हम एक बस एक कॉन्शियसनेस है। तो वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैं और आगे एक्सप्लोर करूंगा। फर्स्ट बुक में मैंने गॉड वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया है कि वो जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन वाला, और वो बहुत मजा आया उसमें मुझे, क्योंकि ये बचपन से मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत डेवलप हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए, अल्लाह हो, गॉड हो, परमात्मा हो, मेरे लिए सब एक है, और मेरे लिए ह्यूमंस एंड सारी चीज में अब from a lens of oneness के perspective से देखते। Did you draw inspiration from any particular mythological story for your book? महाभारत definitely, क्योंकि महाभारत has a lot of conspiracies, उसमें बहुत ज़्यादा धोखा होता है, betrayal है, बहुत complex story है। रामायण I have a lot of respect for it, but it's very straightforward। महाभारत में there is so much going on, and कोई भी दूध का धुला नहीं है उस स्टोरी में, एंड वो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा कि एन अवतार ऑफ भगवान लॉर्ड कृष्णा ही ये बोल रहे हैं कि अधर्म को रोकने के लिए अगर आप अधर्म करो, वो अधर्म नहीं है। वो अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि किसी की भी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ऐसी बात के बारे में, तो वो ऐसा जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा, और कलयुग जैसी स्टोरी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली कल की पुराण जो स्टोरी है उससे काफी इंस्पिरेशन मैंने ड्रॉ करी है, बट फर्स्ट बुक में नहीं, वो 4th बुक के लिए सोचा हुआ है मैंने। जैसे महाभारत में, हाँ, जैसे आपने बोला कि बहुत ही ऐसे लाइंस हैं जो हिट कर जाते हैं माइंड को। एक रिसेंटली मैंने सुनी थी कि अगर धर्म को बचाने के लिए अगर आप अपनों के लिए ही, अपनों के सामने ही आपको शस्त्र उठाने पड़े तो वो भी सही है।
सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए। तो ये क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा से क्वेश्चन रहता था कि अगर एक तरफ सच्चाई का मार्ग हो एंड एक तरफ हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रिश्ते, क्लोजेस्ट एज सच पेरेंट्स ही ले लें, तो अगर उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन एक तरफ कहीं वो गलत मार्ग पे या गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे माइंड में हमेशा से रहता था कि सच्चाई को सपोर्ट करें या फिर पेरेंट्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। और वही पूरा डिलेमा था अर्जुन का भगवत गीता में, और वही पूरे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उसी के बारे में बात किया। काफी लोग जो सरफेस पे इसको देखते हैं वो ये समझते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो ये बोल रहे हैं जाके युद्ध करो, वो है ही नहीं भगवत गीता। वो तो बस वो सिचुएशन थी उस टाइम कि धर्म के लिए शस्त्र उठाने पड़ रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि धर्म, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का मतलब है कि एक धर्म युद्ध, तब आप युद्ध करो धर्म के लिए। और अर्जुन को यहाँ तक ये भी बोला था कि अगर आप अपने परिवार के खिलाफ भी शस्त्र उठा रहे हो, तब ऐसा नहीं है कि वो मर रहे हैं। शरीर जो है वो तो बस एक चैरियट है इस लाइफ टाइम के लिए। शरीर तो बस बहुत टेम्परेरी चीज है। जो आत्मा है आपके अंदर की, वो डिस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकती, चाहे पानी से, आग से, कोई भगवान भी उस आत्मा को मिटा नहीं सकता। उतना वो आत्मा ही, क्योंकि एक भगवान का अंश ही बोलते हैं उसको। तो एक ये चीज बताई थी अर्जुन को कि थोड़ा सहलाने के लिए। और जहां तक धर्म की बात आई थी कि या तो धर्म करो या तो अगर आपके परिवार वाले अधर्म कर रहे हैं, आपके साथी, दोस्त, जो भी, तब आप हमेशा धर्म का साथ दो। लेकिन अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है, क्योंकि धर्म का मतलब ही क्या है। अब इतने सारे वर्जन है, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स है लोगों के, तो इसलिए अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इसलिए मैंने बुक में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि अब दोनों साइड्स को लग रहा है कि वो धर्म का साथ दे रहे हैं। एक साइड एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोल रहा कि मैं अधर्मी, दोनों को लग रहा है कि वो धर्म योद्धा है। तो अब कौन सही है कौन गलत है, जब दोनों कन्विंस्ड है कि दोनों धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं और दोनों की आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत कंपेलिंग है, तो कौन सही है कौन गलत है, वो बहुत इंट्रीगिंग है। और मुझे एज ए राइटर अभी तक नहीं पता है, और उस वजह से मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि मैं दोनों पर्सपेक्टिव से लिख पाता हूँ। और मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हो रखा हूँ, क्योंकि ये बस ऐसे आंसर्स हैं जो इस लाइफ टाइम में मिले ना मिले वो भी नहीं पता। आई होप आपकी आगे की जो भी रिसर्च होगी उसमें आपको मिल जाएंगे। एंड दूसरा मेरा क्वेश्चन, आपने जैसे कि कल की अवतार के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में टेल अस समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू द कल्कि पुराण, कल्कि अवतार is meant to be the 10th avatar of Lord Vishnu, the preserver, and is meant to be born the end of Kalyug. तो एकदम एंड में बहुत लाखों साल बाद in a village called Shambhala, जो शांग्रीला भी बोलते हैं तिब्बत में, और and it's a hidden village, and he's supposed to defeat the demon Kali. So Kali is the manifestation of all evil. And even though Kalki Avatar is an avatar of the preserver, Bhagwan Vishnu, he will be operating as the preserver, destructor and generator all at once. So he will put an end to Kalyug by destroying everything, and that's the role of Shiva. Then he will create everything again, that's the role of Brahma, the generation, and then he will operate over everything, and that's the role of Vishnu. So Satyug फिर से होगा, द्वापर युग फिर से होगा, according to the story. तो वहां से ये इंस्पिरेशन आई है। अगेन इस बुक में मैंने उतना यूज नहीं किया, मैंने मेंशन किया है कल्कि पुराण को, वो भी मैंने 4th बुक के लिए सोचा हुआ है, उस स्टोरी को थोड़ा उस लेंस से एक्सप्लोर करने के लिए। व्हाट इज शक्ति टू यू? जैसे कि शिवा और शक्ति एक ही अंश के दो रूप है ऐसे कहते हैं, तो क्या आपको आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है शक्ति के लिए? कि शिव और शक्ति एक ही के दो भाग, तो वही सेम कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि जो मैंने बुक में इंटीग्रेट किया कि कल्कि एंड कली, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि जो बैलेंस है, वो कॉस्मिक बैलेंस, वो हमेशा मेंटेन होगा कि लाइट के बिना डार्कनेस नहीं है, डार्कनेस के बिना लाइट नहीं है। तो मेरी वो थोड़ी सी उस सेंस में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। और थोड़ा साइंटिफिक लेंस से भी अगर देखें तो लाइट हमें लगता है कि हर जगह है, लाइट ऑलवेज wins against darkness, but अगर आप फिजिक्स के लेंस से देखो तो 80% of our universe is dark matter that we don't even know about. तो चल क्या रहा है? Is dark actually always evil or is light always good? या good और bad सिर्फ human concepts हैं, और cosmic scale पे good और bad का concept exist ही नहीं करता है। तो ये भी questions हैं जो क्योंकि मेरे अंदर का spiritual geek थोड़ा confused हो जाता है इससे।
आई थिंक सो मेरे माइंड में हमेशा से ये रहता था कि अगर कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है तो सबसे पहला जो हमारा माइंड कहता है कि गलत का साथ दो. फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ समवन हर्ट अस, किसी ने हमें चीट किया, तो सबसे पहले हमारा माइंड के अंदर से जो रिएक्शन आएगा वो आएगा कि इसका अब मैं बचा के रहूँगी, मतलब मुझे बदला लेना है, मुझे रिवेंज लेना है, इसको मैं जीने नहीं दूंगी. एंड देयर इज़ अ टाइनी वॉइस जो कहती है कि जाने दो ना यार, अच्छा ही अच्छे के लिए ही हुआ होगा, लेट इट बी, लेट इट गो, हैव फेथ इन गॉड. बट हम वो टाइनी की आवाज़ नहीं सुनते क्योंकि छोटी आवाज़ होती है और वो इट डजंट मेक सेंस टू आवर माइंड. व्हाट मेक्स सेंस टू आवर माइंड इज कि इसने गलत किया, मैं भी गलत करूँगी, दैट्स इट. तो तभी शायद कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि उसमें दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि दिमाग को रीजंस चाहिए होते हैं एंड रीजंस उस समय वैलिड नहीं लगते हैं कि इसने गलत किया तो इसको मैं छोड़ दूँ, भगवान के हाथ छोड़ दूँ, ये कैसा रीज़न हुआ. तो इस वजह से आई थिंक सो अगर ऐसा पॉइंट वाइज देखा जाए कि हर एक डिसीजन अगर कोई इंसान लेता है, तो मान लो मैंने पहला मेरा रिएक्शन था इसने गलत किया, मुझे बदला लेना है, तो गलत को 10 पॉइंट्स मिल गए, एविल को, एंड जो गॉड है उसको 0 पॉइंट. तो आई थिंक सो इसी वजह से डार्क ज़्यादा पावरफुल है. मैं इसका एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ. तो ये मुझे लगता है कि हैबिट फॉर्मेशन की वजह से होता है, इन द सेंस कि आप जितना गलत करते रहो, छोटे से शुरुआत होती है बचपन में कि थोड़ा सा कुछ गलत किया, फिर धीरे धीरे बड़े होके वो आपकी हैबिट बन जाती है, टू द पॉइंट कि अब साइकोलॉजिकली, अब क्योंकि हम इतनी नेगेटिविटी से सराउंडेड हैं कि हर जगह इंडिया में या कहीं भी आप बाहर भी जाओ, हर जगह नेगेटिविटी सराउंडेड है. आप मीडिया देखो, इंस्टाग्राम देखो, तो उस वजह से हमारा भी रिएक्शन जो होता है नेगेटिव ही होता है ज्यादातर. बट भगवद गीता में क्या लिखा है, ये वर्ड्स में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट मेन उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको एंगर होता है तब आप उसी समय डिल्यूडेड हो जाते हो, आपका रैशनल माइंड नहीं चलता है और उसी समय आप मोह माया के अंदर बंध जाते हो. तो उसको तोड़ने के लिए आपको अपनी गुड हैबिट्स पहले बनानी पड़ेगी. अल्टीमेट गोल तो है कि आप हैबिट से भी ऊपर ही बढ़ जाओ कि हैबिट्स की जरूरत ही ना पड़े, बट स्टार्टिंग में उसको ब्रेक करने के लिए आपको गुड हैबिट्स बनानी पड़ेंगी जो फिर आपको मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बनाती है. तो मैं इसको टर्मिनोलॉजी देता हूँ मेंटल वर्कआउट्स, कि मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, या अपने मन को शांत करना, मेडिटेट करना, कि और रैशनली चीजों को सोचना. वो आप अगर बुक पढ़ लीजिए या अगर आप बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हिंदुइज्म का, तो उसमें लोगों को लगता है कि हमें विजडम मिल गया और अब हम बहुत अंतर्यामी बन गए हैं, जो सही बात नहीं है. क्योंकि आप एक बारी में पढ़ के या 2 बारी में पढ़ के नहीं होगा, बार बार आपको उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते रहना पड़ेगा, वन स्टेप एट अ टाइम. तभी वो हैबिट्स बनती रहेंगी और तभी आपका माइंड स्ट्रांग होता रहेगा और तभी आप उस भक्ति के मार्ग पे और आसानी से चलते रहेंगे. और यही मैंने पर्सनल लाइफ में भी अभी नोटिस किया है कि जितना मैं और जर्नलिंग करता हूँ, जितना मैं और मेडिटेट करता हूँ, कि क्रिया योग का मार्ग हो गया या जो भी अलग अलग योग होते हैं, उसमें और मन को शांति मिलती है, उसमें और रैशनल वे में मैं रिएक्ट कर पाता हूँ नेगेटिव सिचुएशंस की तरफ, टू द पॉइंट कि अगर बहुत नेगेटिव सिचुएशन होती है, जो लास्ट ईयर मेरी लाइफ में चल रहा था, उसको मैंने यूज किया था, उस फ्रस्ट्रेशन को इन अ वे टू राइट दिस बुक. 5 months में ये पूरी बुक लिख दी, यूजिंग द डार्केस्ट फेज ऑफ माय लाइफ. तो मैं मानता हूँ कि उससे भी ज्यादा कैपेबिलिटी है मेरे अंदर और किसी भी ह्यूमन के अंदर, क्योंकि अभी से 1.5 year ago I wouldn't have expected myself to do something this big. तो मेरे लिए है big, even if it's not a bestseller right now. No, it will be. अभी तो रिलीज हुई है, give it a time, it will be. क्योंकि कॉन्सेप्ट इज सो कलयुग, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट कलयुग, कल्कि. सो ये सारे कॉन्सेप्ट एक ऐसे हैं कि इस वक्त एक तरीके से हर कोई जानना चाहता है स्पिरिचुअलिटी के बेस पे भी. तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि आप टाइम दीजिए थोड़ा, बहुत अच्छी जाएगी. जैसे कि डार्क फेज कहते हैं कि एवरीवन इज सो अफ्रेड ऑफ इट, कि डिप्रेशन में हो गए या फिर हो गए, चलो ठीक है, बट एक टाइम के बाद उसे जाने भी देना चाहिए. एंड आई थिंक सो डार्क फेज इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि वहाँ से क्रिएटिविटी निकलती है, जो वहाँ अंधेरे में से जाके सही रास्ते पे अपने मन की आवाज़ सुनते हुए चलता जाए एंड क्रिएटिव वाली जो चीज़ें वो उठा के बस वापस आ जाए. एंड फिर वो मुझे लगता है कि डार्क जगह पे जाके फिर वो इंसान बहुत ऊपर निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, अगर उस चीज़ को वो सही वे में यूज़ करे अपने माइंड के लिए. तो मैं तो मानता हूँ कि सफरिंग इज इनएविटेबल. ये बुद्धा ने भी बोला, ये श्री कृष्ण ने भी बोला, ये आपको हर फिलॉसफी और हर रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि सफरिंग इज इनएविटेबल. अब सही है गलत है
वो नहीं पता, बस ये पता है कि सफरिंग तो होनी ही होनी है, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप सड़क पे हो, जो भी आप किसी ना किसी वे में साइकोलॉजिकली या फिजिकली हमेशा सफर करोगे। तो नाउ दैट सफरिंग इज इनएविटेबल, कि रोका नहीं जा सकता, क्या वो तो कंट्रोल में नहीं है, वो तो किसी ना किसी वे में आप हमेशा सफर करोगे। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप कैसे रिएक्ट करो। तो ये स्टोइसिज्म फिलॉसफी है, उसमें सिखाते हैं कि आपका रिएक्शन मैटर करता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। हिंदुइज्म में भी ये है, बुद्धिज्म में भी है कि आपका रिएक्शन मैटर करता है, कि आप डार्क फेज में हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गलत थॉट्स आ रहे हैं, जो भी है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपके साथ हुआ है, आप अपना माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने पर्सपेक्टिव को बदल सकते हो कि कुछ चीज हुई है। हम जैसे अभी मैं अपना बुक का एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी बुक अभी पब्लिश हो रही थी, स्टार्टिंग में लिंक में कुछ इश्यू आ गया था। अब मैं ये 100 चीजें नहीं देख रहा था कि मेरी बुक पब्लिश हुई है, इतना टाइम लगा है, बचपन से ये आइडिया है मेरे मन में। इंस्टेंटली मेरा दिमाग कहाँ गया कि ये लिंक खराब है, थोड़ी सी ये खराब हो सकता है, ये खराब होगा, ऐसे ऐसे कर करके मैंने 100 ऐसी चीजें सोच ली थी जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स थी। तो जो रियल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे बिना मैं और चीजों के बारे में सोच रहा था। तो सबसे बड़ी सफरिंग तो आपकी इमेजिनेशन में होती है। तो वही मेंटल वर्कआउट फिर से आता है कि अपना मन को मतलब कि शांत करना होता है, समझाना होता है कि नहीं, ये सब अभी हम डिल्यूजन ही है, ये सब मतलब कि इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं काफी सारी, और पर्सपेक्टिव पे बहुत डिपेंड करते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि भगवान ने दुनिया तो बनाई एंड देन हमें सोचने समझने की शक्ति भी दे दी कि ये गलत है, ये सही है, आप खुद सोच सकते हो। एंड देन उसके बाद ये सारी स्क्रिप्चर्स है जो हमारे पास, कि उसमें नॉलेज है हर तरीके, आज की लाइफ, डे टू डे लाइफ में कैसे चीज़ों को डील करें, स्ट्रेस को कैसे डील करें, छोटी सी फ्रेंड्स से लड़ाई हो गई, हर चीज़ की आप स्टोरी एक्सपीरियंसेस उन महाभारत में देख के सीख सकते हो। जो उसमें स्टोरी दिखा रहे हैं वो सेम ही आज हर घर में हो रहा है वैसा चीज़ें। तो जैसे कलयुग में कल के अवतार कब एक्चुअली में, क्या इस वक्त अवतरित होंगे? तो कल के पुराण के अकॉर्डिंग एंड ऑफ कलयुग में लाखों साल बाद। तो अगेन जो मैंने टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बोला था, तो मेरी स्टोरी जो है मॉडर्न डे दिल्ली में बेस्ड है, और इंस्टेंटली मुझे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला कि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कल की पुराण के अकॉर्डिंग तो दिल्ली में तो पैदा नहीं होगा और शंभाला के गांव में होगा, और बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। उसको मैंने बुक में भी फिक्शनल वे में एड्रेस किया है, एंड एट द सेम टाइम ये जो कॉन्सेप्ट है कल के पुराण का कि कल की अवतार एंड में अवतारित होंगे, अभी नहीं, उसको भी एड्रेस किया है। अब उस पर ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पॉइलर है सीरीज के लिए, लेकिन मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है कि मॉडर्न डे दिल्ली में उसको बेस करना और टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को यूज करना, और फिर कल के पुराण को एक तरीके से इस पूरी स्टोरी में इंक्लूड करना और इन्वॉल्व करना, वो मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको लिखने में और इस स्टोरी को आगे सोचने में। जैसे कि निरंकार है, गॉड तो निरंकार है कि कोई उसका फॉर्म नहीं है, बट टाइम टू टाइम वो एक फिजिकल फॉर्म में आते हैं बुराई को ख़त्म करने। तो एज सच कि अगर भगवान फिजिकल फॉर्म लेके आ सकता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो डेविल है वो भी एक फिजिकल फॉर्म लेके आएगा उस वक्त? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डेविल भी एक भगवान का ही अंश है। क्यों है, कैसे है, किस वजह से, वो हजारों एक्सप्लेनेशंस है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, ये होगा, बैलेंस होगा। बट मुझे लगता है कि वो जो कॉस्मिक बैलेंस की बात है उसके अकॉर्डिंग वो डेविल भी जो है वो आ सकता है एक फिजिकल फॉर्म में, और उसी वजह से जो कल की पुराण में भी स्टोरी है वो ये है कि कल्कि का जो आर्च नेमेसिस है, दुश्मन है, वो कली है, और कली युग, मतलब ये कली का ही युग चल रहा है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल इविल। लेकिन जो बुक में मैंने ट्विस्ट दिया है वो ये है कि कल्कि कौन है और कली कौन है वो मैंने अनक्लियर छोड़ा। तो कल्कि एंड कली आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एंड ये जो कोट है ये मैं हर जगह भी यूज करता रहूंगा, एंड फर्स्ट बुक में बहुत यूज्ड है और बाकी सीरीज में भी मैं करता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंटीग्रल कोट है। और जब वो बिग रेवलेशन होगा कि असलियत में कौन कौन है, तब उस कोट का बहुत वो मतलब पता लगेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरी सीरीज में। जैसे कि कली असुर की भी जो स्टोरी है अगर हम देखें तो वो ऐसी थी कि समुद्र मंथन के टाइम, राइट, कि विष गिर गया नीचे तो उसकी डेथ हो गई, बट फिर उसके बाद जब उसमें से
उसको क्या कहते हैं, विष, अमृत, सॉरी अमृत निकला। तो फिर बट फिजिकल फॉर्म में ऐसा जिसकी बॉडी तो नहीं थी, सोल रूप में, एक तरीके से स्पिरिचुअल वे में, कि वो फिर अमर हो गया जब उसके ऊपर अमृत उसने पी लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हर युग में फिर छिप के रहने लगा, छिप छिप के अपना जीवन बिताने लगा। फिर एक युग के एंड में उसे राजा परीक्षित से उसने शायद रिक्वेस्ट की कि मुझे रहने के लिए जगह दो, मेरा युग चल रहा है कलयुग और मुझे रहने के लिए जगह नहीं। तो राजा ने बोला कि ठीक है, जहाँ पे सोना होगा वहाँ पे तुम्हारा वास होगा। तो उसी मोमेंट पे राजा ने जो मुकुट पहना था सोने का, वो मुकुट में जाके बैठ गया एंड उसने राजा से ऐसी चीज़ करवा ली जो राजा कभी शायद होश में या फिर करता ही नहीं कभी वो चीज़। तो एक्चुअली इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि वही चीज़ कि माइंड में है आपके, वही चीज़ कि गलत और सही दोनों आपके माइंड में है, बस आपके ऊपर है कि आप चूज किसको करते हो, पावर किस चीज़ को ज़्यादा देते हो। मैं भी स्टोरी को लिटिल सेंस से ज़्यादा थोड़ा सिंबॉलिक सेंस में लेता हूँ कि छुप छुप के जो कली रहता है, सत्ययुग में उतना ज़्यादा नहीं था, फिर त्रेता युग में थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर द्वापर युग में थोड़ा और ज़्यादा। जितना हम एज ह्यूमैनिटी डिग्रेड होते रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं लेकिन साइकोलॉजिकली डिग्रेड होते जा रहे हैं, और अब कलयुग में सबसे ज़्यादा वास, कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि अब एक फिजिकल फॉर्म में बोलते हैं कि आएगा कल। तो वही बात कि आपके अंदर ही वो दोनों साइड्स हैं कि गुड साइड कल की ले लीजिए या बैड साइड वो कल ही ले लीजिए, और आपको ही मतलब कि वो मेंटली स्ट्रांग होना है और आपको अब कॉन्शियस होना है कि कौन सा साइड कब आ रहा है, और उसको मतलब कि या तो डिफीट करना है एक साइड को और दूसरे साइड को जिताना है, और वो हम सबके ऊपर चॉइस है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। आई थिंक सो यस कि मॉडर्न लाइफ का यही एक ड्रॉबैक है कि जितनी लाइफ इजी होती जा रही है, टेक्नोलॉजी जितनी हमारी डे टू डे जिंदगी आसान कर रही है, उतना ही खुद से दूर कर रही है। एंड खुद से इन एवरी वे कि आपको पता है कि जब आप खुद की सर्च में निकलते हो आप भगवान को पा लेते हो, भगवान की सर्च में निकलते हो आप खुद को पा लेते हो, तो दोनों एक ही मंजिल है। तो खुद से दूर हो जाता है इंसान इस एडवांसमेंट की वजह से। तो पता नहीं सच में दुनिया एडवांस कर रही है कि ये भी एक वैसा सोचने वाली बात है। मैं ये मानता हूँ कि उस एडवांसमेंट को अभी भी हम बढ़ा सकते हैं, दोनों टेक्नोलॉजिकली भी और अपना इंटरनली भी। ऑन अ ग्लोबल लार्ज स्केल पॉसिबल है या नहीं है वो नहीं पता, बट सिंपल स्टार्ट होता है कि वही वन स्टेप एट अ टाइम। मैंने भी क्या स्टार्ट किया था कि 5 मिनट्स बस अपनी आंखें बंद करो, इस स्पॉट पे फोकस करो एंड अपने ब्रेथ पे फोकस करो, अपने थॉट्स को आने दो, थॉट्स आते हैं उन पे ड्वेल मत करो, धीरे धीरे उस 5 का 10 हुआ, 10 का 20 हुआ, 20 का 30 होता है हर दिन मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में। उस टाइम आपके थॉट्स ही मतलब कि ऐसा डिसॉल्व हो जाता है और आपको अंदर से ही इलेक्ट्रीफाइंग करंट्स होते हैं और आपको फील होता है कि आप सब चीज़ों से कनेक्टेड। और पहले मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैंने जितने और रिसर्च किया, जितने और पॉडकास्ट सुने, जितने और लोगों को सुना है जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत सिमिलर चीज़ है। तो अगेन कि एवरीबडी इज केपेबल कि अपने अंदर से अपने आप से कनेक्ट कर पाए, और जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं तब आप दूसरों से भी बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी मतलब कि बहुत जॉय मिलता है सिंपल से सिंपल चीज में। तो सोल्यूशन इजी है, बट वही चीज़ कि हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। मुझे ना हमेशा से ये चीज़ माइंड में मैं एक बार सोच रही थी और ये लगती है मुझे कि एनिमल्स को जैसे हम कहते हैं कि डॉगी रात में भौंक रहा है तो उसको आत्मा दिख रही होगी, या फिर मतलब उनको ऐसी सुपरनैचुरल चीज़ें दिखती हैं, ऐसा मानते हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जितने सारे ये रूप लाइफ के वो मिलते हैं हमें, जितनी सारी बॉडी मिलती हैं, तो जानवरों को और ट्रीज को ये वाली जो पार्ट है इसमें उन्हें वो सारी चीज़ें दिख रही होती है जो ह्यूमन आइज नहीं देख पाती है, सुपरनैचुरल एज इन गॉड हो गए या कुछ भी। बट अब जब इंसानी रूप में आ जाते हो आप उस चीज को समझने की पावर रखते हो, बट उस समय वो चीज दिखना बंद हो जाती है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, ये भी मैं बोलना चाह रहा था, भूल गया था कि जो रियलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी है ही क्या। कि अभी फॉर एग्जांपल ये जो माइक है ये ब्लैक कलर का है, वो मेरे लिए ब्लैक कलर का है, आपके लिए ब्लैक कलर का है। कोई कलर ब्लाइंड होगा उसके लिए कुछ और हो सकता है, या कोई एनिमल होगा उसके लिए कुछ और होगा। वो हमारे लिए ये सब्जेक्टिव रियलिटी है हमारी। इसको प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन बोलते हैं कि जो ये इन रियलिटी ये बस एनर्जी है, और ये एनर्जी इस फॉर्म में आई है, और ट्रांसडक्शन के प्रोसेस की वजह से हम इसको ऐसा परसीव कर रहे हैं कि ये ब्लैक है, ये इस शेप में है, ये ऐसा है।
अगर आप अपने सेंसेस को ही हटा दो तो क्या है कैसे है वो हम बता ही नहीं सकते. डॉग के लिए अलग होगा, कैट के लिए अलग होगा, किसी और एनिमल के लिए कुछ और होगा, और सबकी एक सब्जेक्टिव रियलिटी है. पेड़ पौधों के लिए कुछ और ही अलग होगा. तो वो जो एक्चुअल रियलिटी है वो भी एक कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत बोला जाता है कि आपका गोल है वही उस एक्चुअल रियलिटी को परसीव करना जो आप इस थर्ड डिमेंशनल रूप या फॉर्म में नहीं कर पा रहे. तो रियलिटी सबके लिए अलग है. हमारे लिए बस ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है कि हम ये दीवारों को जैसे व्हाइट मान रहे हैं, इसको ब्लैक मान रहा हूँ, या ये मैंने ब्लू जीन्स पहनी हुई है, जो भी वो सब सब्जेक्टिव है. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन कैसा रहा? कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जैसे आपने बोला लास्ट ईयर की डार्क फेज की वजह से, वहाँ से? हाँ जी, तो स्टार्ट वहीं से हुआ था कि धीरे धीरे कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन, उतना पता भी नहीं था कि पोस्चर ठीक रखना है या कैसे करना है, क्या करना है. अभी भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये है कि आसन में बैठो या अपने बस मन में शांति रखो. मैं जो टाइप ऑफ मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ बस अपने ब्रेथ पे फोकस रखो, इस पॉइंट पे फोकस करो जब आप आंखें बंद करते हो. एक इलेक्ट्रीफाइंग सर्ज स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर. अब तो 2-2.5 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है. 15 मिनट्स के टाइम तक ऑलमोस्ट डिटैच्ड फील करता हूँ हर चीज से. वो एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल से आ सकता है किसी और मीन्स से. और रनिंग बहुत इंटीग्रल है मेरी लाइफ में. तो मैंने मसूरी में स्टार्ट किया था रन करना. वहाँ से मैंने नोटिस किया कि मेरा जो मन है बहुत शांत हो जाता है, स्ट्रेस जो है वो चले जाता है. अब रनिंग और वर्किंग आउट के बाद जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस होता है वो 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंस हो जाता है. तो वर्ड्स कांट डू जस्टिस टू इट. अब मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये बोलूँगा कि जो मेरा सबसे इंटेंस हुआ था वो इसी साल February 20th को 2.5 आवर का सेशन हुआ था. तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया था फॉर्मलेसनेस, जो होता है कि आपका जो शरीर है डिसॉल्व फील करता है और आप अपने पूरे इन्वायरमेंट में ही फील करते हो कि आप हर जगह हो. इन अ सेंस बहुत एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता. और अगर किसी को बोलूंगा अभी जिसको मेडिटेशन का कुछ पता नहीं, वही सोचेगा कि पागल बात कर रहे थे. दूसरा ईगो डिसोल्यूशन. तो जो मेरा सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, मी आई, कि मैं हर्षित चौहान, या जो चौहान मुझे बुलाते हैं मेरे स्कूल में, या योहान मेरा नाम पड़ा था कॉलेज में, तो अलग अलग जो आइडेंटिटीज है वो सारी डिसॉल्व हो जाती हैं. कि जो मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो जो ये फिजिकल फॉर्म है ही नहीं. मैं इतना डिटैच्ड हो गया था अपने फिजिकल फॉर्म से कि मैं अपने आप को ऑब्जेक्टिवली परसीव कर पा रहा था और अपने आप को ऑब्जेक्टिवली जज कर पा रहा था फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. और वो बहुत कम होता है. वो अब तो बस ग्लिम्पसेस ही दिखते हैं उसके. उस टाइम था कि ये क्या हो रहा है, जादू है, ये क्या है. तो अब यही बात है कि अब किसी को लगेगा जिसने नहीं एक्सपीरियंस किया वो स्केप्टिकल हो गए. अभी से 6-7 महीने पहले मैं खुद स्केप्टिकल होता, बट वही अब मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या हुआ था, क्या महसूस हुआ था. चाहे साइकोलॉजिकल है, चाहे सच्ची में कुछ हुआ था, अब वो पता नहीं. बट ये पता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई है और ये मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी कभी छोड़ूंगा. आई थिंक सो वही ट्रू नेचर है ह्यूमन का. जैसे मैंने बोला कि निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, तो आपने बोला कि आप ऐसा फील कर रहे थे किसी बॉडी में नहीं है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, और निरंकार एज इन दिस एंटिटी भगवान, वो एक तरीके से अगर ये समझे कि वो एक ओशन है तो हम लोग उसके ड्रॉप्स हैं. तो पार्ट तो हम भी वही हुए निराकार के पार्ट. तो यू एक्चुअली एक्सपीरियंस योर ट्रू सेल्फ. शायद से एक ग्लिम्स था, पता नहीं क्या था. बट एक और चीज की मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसको, यही पहले मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी मोक्ष की कि पता नहीं कि बस लाइफ और डेथ रुक जाए तो अच्छा क्यों है. मतलब कि मैं तो जीना चाहता हूँ और नहीं कि मैं तो जन्म होते रहे. फिर जब मैंने मोक्ष का कॉन्सेप्ट समझा और अच्छे से जो रिसर्च किया या जो भगवद गीता में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, वो ये है कि आपकी जो आत्मा है, मोक्ष अगर आपने प्राप्त कर लिया तो उसका मतलब ये है कि यू बिकम वन विद द वन. आप उस एनर्जी के साथ, वो एनर्जी गॉड है या ब्रह्म विष्णु शिव कुछ भी बुलाओ उसको, आप उस एनर्जी के साथ मिल जाते हो. आप ही वो एनर्जी बन जाते हो क्योंकि आप ही वो एनर्जी हो. ये कुछ लोग नार्सिसिस्टिक वे में लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम बोल रहे हो कि तुम भगवान हो. वो नहीं बोल रहा, ना कोई और स्पिरिचुअल पर्सन बोल रहा है. लोग ये बोल रहे हैं और मैं भी ये बोल रहा हूँ कि यू आर नॉट गॉड, गॉड इज यू.
यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ गॉड, और उस मोक्ष प्राप्ति में आप वापस उस वन के अंदर मिल जाते हो। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है कि टाइम एंड स्पेस अलग है, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है, आप हर चीज को एट द सेम टाइम परसीव कर सकते हो। तो इसलिए भगवत गीता में एक जो मेन फिलॉसफी है जो थोड़ी खो गई है, वो ये है कि बिकम एन ऑब्जर्वर, बिकम अ विटनेस। कुछ भी चीज कर रहे हो, अच्छा मत देखो, बुरा मत देखो, बस अपना मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन करो और ऑब्जेक्टिवली बस विटनेस बनो, अपने मन को शांत करके। तो वो बोला जाता है कि आपको थोड़ा सा आभास दे सकता है कि मोक्ष प्राप्ति में क्या फील हो सकता है, क्या लाइटनेस फील होती है आपके शरीर में। वही अगर आप एक फॉर्मलेस वे में उसको एक्सपीरियंस कर पाओ, वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मोक्ष। आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि जब मेडिटेशन के उस स्टेट पे जब आप ना ही नींद में होते हो और ना ही जगे हुए होते हो? हाँ जी, एक्चुअली आज सुबह ही एक्सपीरियंस किया था, हाफ एन आवर का सेशन था, और हर दिन नहीं होता है। अब अगर आप फोर्स करो तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अपने आप ही अनप्रॉम्प्टेड ही ये चीजें होती हैं। कभी कभी बहुत बुरा दिन जा रहा होगा, रनिंग भी नहीं करी, कुछ नहीं करा है, बहुत गंदा स्केड्यूल रहा है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि होगा, तब भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बस एक ऐसे स्टेट में कि वही कि स्टिलनेस, की प्योर स्टिलनेस, कि थॉट्स ही नहीं आ रहे, बस आप हो उधर एग्जिस्ट कर रहे हो, और उसी में इतनी ज्यादा ब्लिस है कि ये जो खुशी होती है या दुख होता है, ये बहुत टेम्परेरी चीज होती है। कि अगर आपका कोई डिजायर फुलफिल होता है तब आपको प्लेजर मिल रहा है, आप खुश हो रहे हो। अगर आपका डिजायर फुलफिल नहीं होता तब आप गुस्सा हो रहे हो और आपको दुख मिल रहा है। लेकिन वो मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना कि जहाँ आपको खुशी और सैडनेस सब बराबर लगे, वो मुझे लगता है कि एक स्टेट ऑफ समाधि होती है। और वही गोल है एटलीस्ट कि मेरा तो, कि सब चीज एक समान, कैसे होगा कब होगा पता नहीं, और इतना माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है, सोचने में ही इतना डुअलिटी है कि कैसे आप मतलब कि भगवद गीता में लिखे कि एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो। तो बहुत सारी डुअलिटीज हैं फिलॉसफी में, और उसमें मैं और इंट्रीग होता हूँ, उसी से और मजा आता है इसको एक्सप्लोर करने में और लिखने में भी, क्योंकि हर चीज का एक दूसरा पहलू भी है। आई थिंक सो स्पिरिचुअलिटी यही सिखाता है कि मध्यम मार्ग हर चीज़ का होना चाहिए, कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा चाह ना रखें, क्योंकि वो चीज़ अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादा, अगर अच्छाई की भी अगर हम ज़्यादा होप रखते हैं कि ये ऐसा हो जाए, तो आई थिंक सो वो गलत है। बस अपना कर्म करते जाएं एंड एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो आई थिंक सो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सक्सेस उसमें आप पाएंगे। ये मेन फिलॉसफी है गीता की, और यही सबसे मुश्किल है अटेन करना। अब वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम एक बार पढ़ लेते हैं और हमें लगता है बस हम अंतर्यामी ज्ञानी बन गए हैं। मुझे भी लग रहा था, मैंने बुद्धिज्म में पढ़ लिया कि अटैचमेंट इज द सोर्स ऑफ सफरिंग, बस अटैचमेंट खत्म कर दो सफरिंग चली गई, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, सफरिंग है ही नहीं मेरे अंदर। तो अब ऐसा लगता है कि ये है कॉन्सेप्ट्स बड़े सिंपल, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है ये, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेशन लगता है। वही चीज की मेंटल वर्कआउट्स, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, बार बार आपको अपने आप को रिमाइंड करते रहना पड़ेगा। सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को एक बार समझने से कुछ नहीं होता, वो उस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करना पड़ता है टू द पॉइंट कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। शब्द तो बस एक माध्यम है उसको समझने के लिए, कि जब आप अपने इंटरनली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो जो कभी कभी ब्रीफ मोमेंट्स और ग्लिम्पसेस आए हैं मेरे को कि हाँ कि इस मोमेंट पे कि ऑब्जेक्टिवली लग रहा है कि ये बुरा है या अच्छा है या जो भी है, लेकिन वो मेंटल बैलेंस रखना, वो स्थिर मेंटालिटी रखना, स्थिर बुद्धि, वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरनल प्लेजर देता है। और जितना वो और एक्सपीरियंस हुआ है, वही मन है कि अब और होता रहे, क्योंकि जो खुशी है दुख है वो तो अगेन टेम्पररी है। वो जो स्टेट होता है, वो स्टेट ऐसा स्टेट है कि हिला ही नहीं सकता कुछ चीज उसको। तो गोल यही है कि उस स्टेट पे आप पहुंचो कि सुख दुख सब एक समान हो। सेम जॉनर पे बहुत सारी बुक्स आ रही है, तो आपकी बुक डिफरेंट है कैसे उन सबसे? तो
डेफिनेटली इन सबसे इंस्पिरेशन ली है मैंने कि अमीश त्रिपाठी की बुक हो गई या केविन मिसल, सक्षम गर्ग, आनंद नीलकंठन, ये सारे इस जॉनर में मेरे इंस्पिरेशन रह चुके हैं। मुझे जो लगता है कि मेरी बुक कैसे डिफरेंट है इन सब की बुक से, वो एक एनालॉजी देना चाहूँगा, एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इनकी जो बुक्स है मुझे लग रहा है कि सब लोग अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस्टेब्लिश हो भी रखी है। और जैसे अमीश सर ने अपनी अब मेलुहा वाली यूनिवर्स बनाई, उसी को रामचंद्र की यूनिवर्स से कनेक्ट किया है। केविन मिसल अब अपनी दशावतार क्रोनोलॉजी क्रॉनिकल्स निकाल रहे हैं। सक्षम संसारा के बारे में लिख रहे हैं अभी। तो वो मार्वल और डीसी की तरह यूनिवर्सेस क्रिएट कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भी वही गोल है कि मेरा बचपन से ही गोल था कि अपनी खुद एक स्टोरी यूनिवर्स क्रिएट करना। बट अगर वो मार्वल एंड डीसी है, ये रेफरेंस मुझे पता नहीं लोगों को समझ आएगा नहीं, बट अगर वो मार्वल एंड डीसी है तो मुझे लगता है कि जो मेरी यूनिवर्स बन रही है वो द बॉयज है फ्रॉम Amazon प्राइम। तो वो भी एक सुपर हीरो टाइप शो है, बट इन दिस सेंस कि वो डिफरेंट कैसे है, वो ये है कि डार्क, ग्रिटी, रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा मॉडर्न डे में बेस्ड है। ये भी बहुत ज्यादा सक्षम की बुक मॉडर्न डे में बेस्ड है संसारा, बट किसी और जगह चली जाती है, किसी और वैली में चली जाती है। मैं तब भी उसको रूट कर रहा हूँ रियलिटी के अंदर एंड उन एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स को अभी में जोड़ने की कोशिश करी हुई है और उसको एक मिथोलॉजिकल साइंस फिक्शन ट्विस्ट देने का कोशिश किया हुआ है। तो मुझे लगता है उस सेंस में डिफरेंट है एंड सिमिलैरिटीज भी काफ़ी हैं, बट ये बहुत कोर डिफरेंस है। एंड एक और बड़ी चीज़ कि मैंने सोशल इश्यूज पे बात करी है कि रिलीजन हो गया या फिलॉसफी हो गया या स्पिरिचुअलिटी, जो डिवीजन है हमारी सोसाइटी के अंदर वो कैसे है, और विदाउट टारगेटिंग एनीबॉडी, बस उस आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहा हूँ जो भी आइडियोलॉजी हेट को प्रमोट करती है। तो वो है थोड़ा सा अभी इन दिस डे एंड एज कंट्रोवर्शियल, बट पीस को जो भी प्रमोट करता है आई फील लाइक एट द सेम टाइम दे शुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट हेट्रेड एंड इनजस्टिस। तो मॉडर्न सोसाइटी में उसका भी बात करने का कोशिश की है मैंने इस बुक के थ्रू एंड होपफुली सीरीज के थ्रू। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जैसे आपकी बुक से जो आप चाहें कि रीडर्स ये तो पक्का मैसेज मेरी बुक से लेके जाएं? तो जो मैंने थ्योरी प्रेजेंट करी है ये चैप्टर 8 में, कि स्पॉइलर नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे मैंने प्रेजेंट किया है, कैसे उस सीन को डिस्क्राइब किया है, बट प्रीटी मच ये मैंने बात करी है कि अल्लाह परमात्मा गॉड ऑल आर वन एंड द सेम, इंस्टेड ऑफ कि क्योंकि कल के अवतार का जो कॉन्सेप्ट है लोग उसको एसोसिएट करेंगे कि हिंदू भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो ये हिंदुओं का भगवान है, या अब मान लो कि जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग हो रही है तो वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड। भगवान ने ही अंतर नहीं किया है किसी को बनाने में, हमने बंटवारे कर दिए यहाँ पे, चाहे किसी भी धर्म में हो, हर जगह बंटवारे भी हैं, लेकिन हर जगह यही बोलते हैं कि सबको एक समान देखना चाहिए और सबको उसी रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। और एटलीस्ट ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है जितना अभी तक मैंने लिमिटेड रिसर्च करी है सबके बारे में। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द इंटीग्रल मैसेजेस है बुक का कि सब एक समान है, हम सब लिटरली एक हैं, फिलोसॉफिकल लेंस से देखो या साइंटिफिक लेंस से देखो। तो वो एक मैसेज है कि मैं चाहूँगा कि रीडर्स लें, एंड थैंकफुली अभी कुछ रीडर्स ने स्टार्ट करा है तो वो मुझे उसी का स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, उसी की फोटोज भेजते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स है इन द बुक चैप्टर 8 और वही लोगों को काफी इंट्रीगिंग लग रहा है। तो वो बहुत वैलिडेटिंग लग रहा है अंदर से कि जो मैं चाहता था इफेक्ट वो अब रीडर्स खुद ही उनको वो इफेक्ट मिल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। वाओ, मैं भी जल्दी ये बुक भी पढ़ना स्टार्ट करूंगी, फिर मैं भी बताऊंगी आपको मेरे भी जो फीडबैक होंगे। आप डेफिनेटली जब भी एक दो चैप्टर भी पढ़ रहे हो, कुछ बोलना है बोलो, क्रिटिसिज्म भी डेफिनेटली दो। नहीं, मुझे आर्ट के लिए मेरे मन से कभी भी क्रिटिसिज्म निकलता ही नहीं। आर्ट इन एनी वे, म्यूजिक हो, बुक हो, मूवी हो, आई लव इट। तो आप फीडबैक देना। हाँ जी, पता चला मैं आपसे स्पॉयलर्स मांग रही हूँ कि नेक्स्ट बुक कब आ रही है, क्या है। हर टाइम अरे मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं बोल भी दूंगा अनइंटेंशनली। मैंने एक दो अपने दोस्तों को बताया हुआ है, वो पढ़ेंगे भी नहीं अब लगता है। सर मुझे राज पता चल गया कैसे निकलवाना है सच।
थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए एंड बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए एंड इतनी सारी चीज़ें आपसे आज आपसे बात करी एंड पता भी नहीं चला कि इतना ज़्यादा टाइम निकल मुझे तो पता ही नहीं लगा, माइक भी है, कैमरा भी, मैं तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहा था। बट थैंक यू इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और लाइक माइंडेडनेस भी लगी मुझे, और कॉन्वर्सेशन में भी बहुत मजा आया मुझे भी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आपसे एंड बहुत कुछ नई चीज़ें भी सुनी जो आई थिंक सो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, जो भी लिसनर्स हैं हमारे उनके इस यंग एज के उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।